साथियों, आज हम बात करेंगे कि एनपीए अगर आपका लोन हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर आ गया, तो अब आपको एक भी रुपया अगर आप देंगे तो आप अपना टोटल लॉस करेंगे। साथियों, किसी भी तरह का लोन एनपीए में कब जाता है? 3 महीने के बाद। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, या क्रेडिट कार्ड का मिनिमम 3 महीने से आपने पे नहीं किया है, या सीसी अकाउंट आपका कैश क्रेडिट अकाउंट है, आपने लिमिट बनवाई हुई है और उसका इंटरेस्ट 3 महीने तक इनको पे नहीं किया, तो 3 महीने के बाद आपके केस को ये एनपीए में डाल सकते हैं। एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं देगा। इस सिनेरियो में लोग हमारे साथ पास बहुत से कमेंट आते हैं कि सर मेरा एनपीए में तो चला गया है, लेकिन अब भी मैं आधी किस्त पर मंथ इनको दे रहा हूं। भाई, आधी किस्त दे दे चाहे पूरी दे दे, जितना भी पैसा आप एनपीए के बाद इनको देंगे वो ले तो लेंगे, ना तो करेंगे नहीं। क्यों आप अकाउंट में डाल रहे हो या उस अकाउंट से ईसीएस कट ही रहा है, एनपीए होने के बाद उसको ईसीएस को हटाते नहीं है। जितना पैसा आप देते जा रहे हो इनको, वो सारा ब्याज प्लेंटी जुर्माने में काटते जा रहे हैं। आपका ना तो 1 रुपया प्रिंसिपल घट रहा है और ना 1 रुपया इंटरेस्ट आपका घट रहा है। अगर आपका केस एनपीए में चला गया है, क्योंकि इतनी जल्दी तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी एनपीए में केस को डालते नहीं है। क्यों? अगर एनपीए में हर केस को ये डालेंगे तो इनका खुद से ये नगद हो जाएंगे। क्यों? पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया था। सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो उसने 100 आदमियों को लोन दिया और 26 आदमियों ने उसका पैसा ही वापसी नहीं किया, तो उस पर खुद से ताला लग गया। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है और सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अगर ये बहुत ज्यादा लोनों को एनपीए में डालेंगे तो इनका एनपीए का रेशो बढ़ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। अगर आप इस पे डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। और जो इनका वो शेयर बाजार है, शेयर जो इनके हैं वो चूहे बन जाएंगे, मुझसे बन जाएगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा इनका शेयर बाजार, औंधे मुंह गिरेगा। इनका 100 रुपए का शेयर कोई 2 रुपए में नहीं खरीदेगा। इसलिए हर लोन को एनपीए में नहीं डालते। पावर तो 3 महीने के बाद इन पे के पास आ जाती है। अब दूसरे सिनेरियो में क्या कारण है कि एनपीए में हर लोन को नहीं डाला जाता? दूसरा, क्योंकि बैंक उन लोगों का करंट अकाउंट खोल रहा है, सेविंग अकाउंट खोल रहा है, आरडी कर रहा है, एफडी कर रहा है और भी अन्य 50 तरह के कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों का पैसा बैंक के पास इकट्ठा हो रहा है। अब जब किसी भी बैंक का एनपीए बढ़ेगा तो लोग क्या करते हैं, उस बैंक में एफडी नहीं करवाएंगे, आरडी नहीं करवाएंगे, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, तो वो खुद से ही नगद हो जाएगा। दूसरा, जिन्होंने खुलवा रखा होगा वो भी अपना पैसा निकलवा लेंगे, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब भी कोई बैंक डूबेगा तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे मुआवजा। फिर आपके चाहे उस बैंक में 50 लाख रुपए हैं, चाहे आपके 5 करोड़ हैं, अगर आपके 5 करोड़ उस बैंक में और वो बैंक डूब गया तो सिर्फ 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, 4 करोड़ 95 लाख रुपए गए। अगर आपके उस बैंक में है ही 25,000 रुपए तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे, ना कि 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है, इसका मुआवजा आरबीआई की गारंटी जो है वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जब तक बैंक का लॉक खुला है, बैंक का ताला नहीं लगा, भले ही उसका रेशो कितना ही अप हो गया हो, और किसी आदमी के 50 लाख हैं, 2 करोड़ हैं, 5 करोड़ रुपए हैं, तो एनपीए बढ़ने से जब तक बैंक का लॉक खुला हुआ है, ताला नहीं लगा उसके ऊपर, वो डूबा नहीं पूरी तरह से, वो आपका पैसा देने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो एफडी है, आरडी है या जो भी है, व्हाटएवर आपके सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में, उसको पैसा देना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, जैसे ही एनपीए बढ़ेगा
तुरंत प्रभाव से बैंक में भागते हैं, भाई पैसे दे, डूबे गए तो इस वजह से बहुत ज्यादा लोनों को एनपीए में डालते ही नहीं है। लेकिन एनपीए में डालने की इनके पास पावर है। अगर एनपीए में डाल दिया, उसके बाद जितना पैसा इनको आप देंगे सारा बैंक के बाड़े में जाएगा। चाहे आपकी 5 लाख रुपए महीना किस्त है, आप ये ना सोचे कि 5 लाख में से 2-3 लाख रुपए इंटरेस्ट में काट लेंगे, बाकी के मेरे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में कंसीडर कर देंगे, प्लेंटी 2-3 लाख रुपए की लगा देंगे, यह सारा पैसा उसमें आपका उड़ा देंगे। अगर आपके पास एनपीए में आपका लोन चला गया है, 4-5 महीने की ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो गया और अब आपके पास उतना पैसा है जितनी आपकी 5 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हुई और जितना ब्याज प्लेंटी जुर्माना जितना भी लगा है आपके पास, अगर उतना पैसा है तो आप बैंक में उसको जमा करवा दें। कोई कहता है कि बैंक वाले लेते नहीं, अरे ऑनलाइन जमा करवा दे यार, लोन अकाउंट नंबर लेके ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, तो आपका बैंक का जो अकाउंट है, लोन अकाउंट है, वो नॉर्मल हो जाएगा। बैंकिंग की भाषा में उसको स्टैंडर्ड अकाउंट बोलते हैं। कुछ झोला छाप यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसे होगा नहीं, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अबे बेरी की दुकान का तो पता नहीं किंग है, क्या की परमिशन लेनी पड़ेगी? किसी को पैसे देने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी यार। बॉडी ट्रेड नीम हकीम खतरा है जान। अरे भाई किसी को पैसे देने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, किसी से पैसे लेने के लिए परमिशन लेनी पड़े। अगर आपने पैसे वो उस अकाउंट में डाल दिए अपने लोन अकाउंट में और कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी अब भी उसको स्टैंडर्ड नहीं कर रही, तो इनका सीधा बैंकिंग ombudsman के पास इनकी कंप्लेंट करें। सारे देश का एक बैंकिंग ombudsman बना दिया गया आरबीआई के द्वारा। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। सबकी शिकायत एक जगह हो सकती है, बैंकिंग ombudsman के पास। बैंकिंग ombudsman के पास कंप्लेंट करने का क्या फायदा है? अगर आपने वहां शिकायत करी और वो 1 महीने के अंदर वहां से डिसीजन आता है, अगर आपके हक में आ गया, उनका डिसीजन आपकी फेवर में आ गया, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को मानना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आपके रास्ते खुले हैं। लेकिन अगर आपके हक में आ गया तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी सिविल कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट या देश के अन्य किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। वो उसका फैसला मानने के लिए बाध्य है, उसका डिसीजन उनको मानना ही मानना पड़ेगा। तो आप डरे घबराए नहीं। जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएगा तो आपको डर आपका खत्म हो जाएगा। आपको बैंकिंग से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत परेशानी लोन से रिलेटेड आ रही है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 1,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। फिर आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, जैसे ही आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, मरा हुआ सांप अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, जो एक गैर कानूनी तरीके से लोगों से रिकवरी करते हैं, परेशान करते हैं, हरास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, लोगों को डिप्रेशन में डालते हैं। इनका यमराज तो ये अमरदीप कादियान बैठे हैं, इनको तो जरूर हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा। इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटल लगा दिए जाएं, अगर ये आके अपशब्द करें, बकवास करें, गाली गलौज करें आपके साथ, ये फिर पागल कुत्ते की तरह वहां भागेंगे। वहां से आपके मोहल्ले में, गांव में, तहसील में, कस्बे में जिंदगी में कभी नहीं दिखेंगे, ना ही कभी चवन्नी छाप का काम करेंगे। और जो दूसरे चवन्नी छाप है उनको भी बता देंगे कि उसकी दुकान में, मकान में, फैक्ट्रियां, कारखाने में ना जाइयो तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटल लगा देता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो थोड़ा पेट्रोल कोटल लगा के अपने हाथ पे लगा ले, कितना ठंडा लगेगा, जितना कूल वो लगेगा दुकान में लगाने से 1000 गुना ज्यादा। और उसको जलन होगी, 5 दिन के कार्पिन का तेल लगा के दुकान को सेकेगा, आराम होने वाला नहीं है। और ना ही इसकी कोई कंप्लेंट होती, क्योंकि मेडिकल में तो आएगा नहीं कि दुकान के अंदर पेट्रोल लगा रखा है। और पेट्रोल तो उड़ जाएगा, जलन उसकी दुकान के अंदर
5-7 दिन तक परमानेंट रहेगी। जिंदगी में कभी वो चवन्नी छाप नहीं आएगा, ना ही कोई और चवन्नी छाप आपको परेशान करेगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक तो 138 का नोटिस अगर आपके पास आ रहा है, चेक बाउंस का, वो भी इनके वकील का नहीं, क्योंकि वकील का तो 99% चवन्नी छाप फेक बना के भेज देते हैं। अगर कोर्ट से समन इशू हो रहा है चेक बाउंस का, तो उसको कभी भी हल्के में ना ले, अवॉइड ना करें। नहीं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, या 1 महीने के लिए भी। इसका मतलब यह है कि आपको कम से कम 14 दिन के लिए जेल में भी जाना पड़ सकता है। अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो इसमें तुरंत प्रभाव से आपको बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास कोई नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, इसको कभी भी हल्के में ना लें। अगर आपका सिक्योर लोन है और है वो एनपीए में चला गया तो उसको कभी भी हल्के में ना लें। जब भी आप इसको हल्के में लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। वो मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री है, कारखाना है, स्कूल है, कॉलेज है, बंगला है, कोठी है, शोरूम है, या जो भी आपने कोई प्रॉपर्टी इनके पास एसेट मॉर्गेज के लोन लिया है, गिरवी रख के इनके पास रहन रख के इनसे पैसा लिया है, सीसी लिमिट लिया, ओडी लिमिट लिया, लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या होम लोन लिया, उसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेच के ये अपने पैसे पूरे कर लेंगे। आपको सरफेसी एक्ट 2002 से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने आपके जो राइट्स जो हैं, आपके अधिकार जो हैं, उनको खत्म नहीं किया। हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं आ सकता जो आम आदमी को संविधान ने जो आपको राइट्स दिए हैं उनको वो खत्म कर दे। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लोन है, भूमि से संबंधित कोई आपने लोन लिया है, तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है केसीसी, तो उसके ऊपर कभी भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर आपके 20% तक पैसे रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट आपके ऊपर लागू नहीं होता। अगर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास ये नोटिस भेजते हैं तो आप डीआरटी में इनके खिलाफ जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है, वो आपकी स्टेट के अंदर है। इसके अलावा जब भी ऐसे नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आपको आ रही है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, जिसको चेक बाउंस कहते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, जिसको सेक्शन 25 बोलते हैं, या ईसीएस बाउंस भी जिसको बोलते हैं, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, जिसमें ये सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने हैं, क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। अगर आप इस पे डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।